आज हम बात करेंगे टेप चेंजर्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा टेप चेंजर्स होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनकी ज़रूरत क्या होती है, और हम ट्रांसफार्मर के अंदर टेप चेंजिंग की पोजीशन या लोकेशन क्या होती है वो हमने देखे। हमने पहले देखे नीड ऑफ टेप चेंजर के बारे में, फिर वाई टेप चेंजर हाई वोल्टेज साइड क्यों लगे होते हैं, फिर टेप चेंजर की वर्किंग देखी थी। ठीक है, फिर फाइनली हमने कंक्लूड किया था कि दो टेप चेंजिंग मेथड होते हैं, ऑफ लोड टेप चेंजिंग और ऑन लोड टेप चेंजिंग। आज हम इन दोनों मेथड्स के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं। पहले देखिए ऑफ लोड टेप चेंजिंग। ऑफ लोड टेप चेंजिंग मतलब क्या हुआ, जब ट्रांसफार्मर हमारा लोड में कनेक्टेड है और हमें वोल्टेज इंक्रीज या डिक्रीज होता है सेकेंडरी साइड में, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर को डी एनर्जाइज करेंगे और उसके बाद हम टेप चेंज करेंगे और फिर फाइनली हम ट्रांसफार्मर को लोड पे कनेक्ट करेंगे। मतलब लोड हटाकर हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर को हम टेप चेंज करेंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर की टेप चेंजिंग प्रोसेस करेंगे। तो ये है ऑफ लोडिंग टेप चेंजिंग। देखो ये क्या सबसे सस्ता मेथड है, चीपेस्ट मेथड है। क्यों? क्योंकि इसमें करना क्या होता है, हमें लोड से हटाना है और फिर उस पर टेप चेंज करनी है, फिर उसको एनर्जाइज करना है, यही करना है। हमें पता है कि टेप चेंजिंग कैसे काम करता है, टर्न्स रेशियो चेंज करके ट्रांसफार्मर के, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। ठीक है, तो सबसे चीपेस्ट मेथड है। इसमें क्या करना होता है, इट रिक्वायर्स टू डी एनर्जाइज द ट्रांसफार्मर को डी एनर्जाइज करना है उसके बिफोर चेंजिंग द टेप चेंज करने से पहले। ठीक है, आपको यहाँ डायग्राम में 8 स्टड दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 8 या अप टू 8 और यहाँ F। ठीक है, तो 8 स्टड्स है, मार्क्ड एट 1 to 8, 8 तक मार्क किए हुए। द वाइंडिंग इज टेप्ड एट 8 पॉइंट्स, और वाइंडिंग में आप टेप जैसे सेकेंडरी वाइंडिंग है, हमने बताया था कि टेप चेंजर हमेशा हाई वोल्टेज साइड होती है, तो ये हाई वोल्टेज साइड है। यहाँ पे आप देख सकते हो वाइंडिंग को 8 पॉइंट पे हमने टेप किया है। ये है जैसे 1 2 1 3 5 7 ऑड नंबर्स और 2 4 6 8 इवन नंबर नीचे की साइड। तो जो मूवेबल कॉन्टेक्ट है ना आर्म ए, ठीक है, वो हम रोटेट कर सकते हैं। एक जैसे टैंक के ऊपर बाहर की साइड जो टैंक होता है ना, उसके ऊपर एक हैंड व्हील होगा जिससे हम इसको रोटेट कर सकते हैं मैनुअली। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है एफ, जो एफ स्टड है, ये क्या करता है, जैसे क्या होता है कि मान लो रोटेबल आर्म को मूव करा रहे हैं। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 1 to 2 2 to 3 3 to 4 4 to 5 ऐसे मूव करा रहे हैं। और फाइनली ये जो एफ स्टड है, इसका क्या काम होता है, ये स्टॉप करने का काम होता है कि इसके बाद ये आगे जैसे एफ पे आ गए फिर वापस 1 पे ना जाए। ठीक है, एफ स्टड का क्या काम होता है, इसकी फाइनल पोजीशन बताता है कि ये जो आर्म है वो ए से लेके 1 2 लेके और फिर यहाँ तक मूव कर जाए। ठीक है, तो एफ स्टड रहता है स्टॉप करने का, जैसे यहाँ पे लिखा होता है स्टॉप एफ विच फिक्सेस द फाइनल पोजीशन ऑफ आर्म ए, प्रिवेंट्स फर्दर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। मतलब उसके बाद वो एंटी क्लॉकवाइज में ज़्यादा और रोटेशन नहीं करी, जैसे ये 1 2 घूम के या एफ पे आ गया और एफ के बाद फिर वापस 1 2 ऐसे ना घूमे, फिर वापस उसको क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा वापस आने के लिए। ठीक है, ए प्रिवेंट फर्दर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, रोटेशन दैट स्टड 1 8 कैन नॉट बी ब्रीज बाय आर्म। जैसे कि मान लो अगर ये हो गया, जैसे एफ स्टड नहीं होता तो ये 1 और 8 आर्म आपस में कांटेक्ट हो जाते हैं। और आप देखिए अगर 1 और 8 नंबर के आर्म आपस में कांटेक्ट हो जाते हैं, जैसे 8 नंबर और 1 नंबर स्टड आपस में कांटेक्ट हो जाते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 1 नंबर किससे कांटेक्ट हो जाता, इस 8 नंबर से, है ना, इस 8 नंबर से। इसका मतलब क्या है, जो हमारी लोअर साइड के जो वाइंडिंग के पार्ट है ना, वो पूरा कंप्लीटली हट गया है इससे। ठीक है, ये पूरा कंप्लीटली हट गया। जैसे 100 टर्न्स है तो ये अभी कितने बचे, 50 टर्न्स ही बचे ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐसे ये फाइनल एफ स्टड लगाते हैं जो इसको स्टॉप कर सके। वरना क्या होता है कि अगर 1 और 8 के कांटेक्ट में आया तो क्या होता है, 1 और 8 यहाँ पे कांटेक्ट हो जाएंगे तो हमारी लोअर जो वाइंडिंग पार्ट है, लोअर पार्ट है वाइंडिंग का, ये कंप्लीटली सर्किट से हट जाता है, फिर अपर पार्ट बचता है। मतलब हम ये कह सकते हैं हमारा 50% ऑफ वाइंडिंग हट गई है। ये तो अभी हमने देखा ऑफ लोड के बारे में। अब हम इसकी प्रोसेस देखें, हम ऑफ लोड पे टेप चेंजिंग करते कैसे। ठीक है, देखिए आपको 8 स्टड दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो एक वाइंडिंग का जो टेपिंग किया ना वो 2% इंटरवल में किया। ठीक है, सबसे पहले आप मान लो कि आपकी पोजीशन 1 और 2 आर्म पे है, 1 और 2 पे है, जैसे ये आपस में कनेक्टेड है 1 और 2 पे। ठीक है, तो कंप्लीटली आपकी 100% वाइंडिंग यूज में आ रही है ना, फुल वाइंडिंग यूज में आ रही है, ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, ये फुल वाइंडिंग यूज में आ रही है। अब मान लो कि आपको क्या है कि स्टड कनेक्ट करना है, जैसे आपने इसको आर्म को मूव किया और आर्म को मूव करना है, 2 और 3 आपस में कनेक्ट हो गए, तो 2 और 3 ये आपस में कनेक्ट हो गए, तो कौन सी वाइंडिंग का पार्ट आपका हट गया,
ये पार्ट हट गया वाइंडिंग का। देखिए 98% ऑफ वाइंडिंग इज इन सर्किट। अभी जो है ना वाइंडिंग, अभी हमारी 98% ऑफ वाइंडिंग ही सर्किट के अंदर है, ठीक है। सेम एज यूजुअल हम देखते हैं वापस यहाँ पे, जैसे कि मान लो हमने कनेक्ट किया, जैसे अभी हमने कनेक्ट किया मान लो 2 3 पे आ गए और 3 to 4 कनेक्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट हम देते 3 to 4, जैसे 3 to 4 कनेक्ट किया ना, तो ये हमारा 4 रहा, ये हमारा 3 है। इन दोनों को कनेक्ट कर दो यहाँ से। कनेक्ट तो इसी से करेंगे लेकिन मैं डायरेक्टली यहाँ पे दिखा रहा हूँ। 3 to 4 कनेक्ट किया तो कितना परसेंट, ये वाइंडिंग हट गई और ये वाइंडिंग का पार्ट हट गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी अभी जो वाइंडिंग है वो 96% ही है सर्किट के अंदर, ठीक है। सेम फिर हम आगे चलते हैं, जैसे 4 to 5 गए तो इस 4 को फिर 5 पे कनेक्ट कर दिया, जैसे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो हमारा ये वाइंडिंग का पार्ट भी हट गया। तो थर्ड, तो फिर 94% बचा। और फिर सेम 5 6 पे जाते हैं, 92%, 90%, और फाइनली 7 8 पे, जैसे 7 और 8 पोजीशन को आप कर दो यहाँ पे, ये 7 पोजीशन, ये 8 पोजीशन को किया, तो वाइंडिंग का कौन सा, ये पूरा पार्ट हट गया, बचा कौन सा, ये और ये, यही बचा। तो 88% मैक्सिमम क्या है कि 88% की वाइंडिंग इस टाइम पे है सर्किट के अंदर, है ना। 88% ऑफ वाइंडिंग ही है सर्किट के अंदर, जो मिनिमम जिसे हम बोलते हैं कि वाइंडिंग कट ऑफ, जिसे मतलब इस पॉइंट पे हम मैक्सिमम वाइंडिंग का टुकड़ा हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है पूरा प्रोसेस ऑफ लोड टेप चेंजिंग है। इसमें क्या करते, पहले 1 2 था तो हमारी, ठीक है, यहाँ पे फुल वाइंडिंग थी, फिर 2 3 पे आया तो इसको 2 और 3 को कनेक्ट कर दो, ठीक है, यहाँ कनेक्ट किया तो ये वाइंडिंग हट गई। फिर 3 4 पे आया तो 4 और 3 को कनेक्ट कर दो तो ये दोनों वाइंडिंग ऊपर वाले नीचे वाले दोनों हट गए। तो ये साइमली 96% 94% इस इंटरवल में वाइंडिंग सर्किट में आ रही है। तो ये है हमारा ऑफ लोड टेप चेंजिंग का प्रोसेस। देखो, एडजस्टमेंट ऑफ टेप सेटिंग इज कैरिड आउट विद ट्रांसफॉर्मर डी एनर्जाइज, मतलब ट्रांसफॉर्मर को डी एनर्जाइज करके हम टेप की सेटिंग करेंगे और उसके बाद फिर वापस उसको एनर्जाइज कर देंगे हम। मतलब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर को ऑफ लोड पे ही टेप चेंजिंग करेंगे, ऑन लोड पे नहीं करेंगे, इसीलिए इस मेथड का नाम है ऑफ लोड टेप चेंजर। अभी हम देखेंगे ऑन लोड टेप चेंजिंग है। देखिए ऑन लोड में क्या है कि हम ट्रांसफार्मर को ऑन लोड कनेक्टेड है और उसी टाइम ही हम टेप चेंजिंग करते हैं, तो उसके कुछ फायदे हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऑन लोड टेप चेंजर्स आर यूज्ड टू चेंज द टर्न्स रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर टू रेगुलेट सिस्टम वोल्टेज व्हेन द ट्रांसफॉर्मर इज डिलीवरिंग लोड। इसका मतलब क्या है, जब ट्रांसफॉर्मर हमारा लोड डिलीवर कर रहा है उस टाइम पे भी हम ट्रांसफार्मर की टर्न्स रेशियो को चेंज करके हमारे आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेट कर सकते हैं। फिर देखिए, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑन लोड टेप चेंजर द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम गेट्स कंसिडरेबली इंप्रूव्ड। मतलब हमारा जब सिस्टम ऑन लोड पे है और उस टाइम पे हम ऑन लोड टेप चेंजर इस्तेमाल करते हैं तो हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि हमें कुछ टाइम के लिए ट्रांसफार्मर को कट आउट नहीं करना पड़ा या डी एनर्जाइज नहीं करना पड़ा, कंटिन्यूसली लोड की डिमांड कंप्लीट करें, ठीक है। एक देखिए, ऑलमोस्ट अभी जितने भी पावर ट्रांसफार्मर, जितने बड़े पावर ट्रांसफार्मर, वो ऑन लोड टेप चेंजर इस्तेमाल करें, ऑफ लोड टेप चेंजर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारा जैसे हम टेप चेंजिंग प्रोसेस करें तो हमारे जो कंज्यूमर्स होते हैं वो बियर करें, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी की कमी हो या वो इनके पास बिजली के कट डाउन हो, तो हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लास्ट पावर ट्रांसफार्मर जो होते हैं उसमें ऑन लोड टेप चेंजर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ ऑन लोड टेप चेंजर, जब ऑन लोड टेप चेंजिंग होगा ना तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है। देखिए प्रॉब्लम्स क्या है, मैन सर्किट शुड नॉट बी ओपन। जैसे मैन सर्किट जो आपका लगा हुआ है वो कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए। अगर मान लो वो ओपन हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, डेंजरस स्पार्किंग होगी और उसे हम हटाना चाहेंगे, वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कैसी होगी, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है, नो पार्ट ऑफ द टेप्ड वाइंडिंग शुड गेट शॉर्ट सर्किटेड। मतलब जो वाइंडिंग है उसका कोई भी पार्ट शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो सर्कुलेट करने लग जाएगी। एक देखिए, मोर कॉम्पैक्ट जो टेप चेंजर होते हैं ना, जिसकी हाई रिलायबिलिटी हो और परफॉर्मेंस हो, वो क्या होते हैं, उसमें वैक्यूम स्विच हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वैक्यूम स्विच का इस्तेमाल करेंगे, हम देखेंगे वैक्यूम स्विच का इस्तेमाल क्यों करेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो ये जो आपको है ना, ये आपको दिखा रखा है टेप चेंजर, ठीक है, जिसमें हमें पता है कि टेप चेंजिंग कहाँ पे होती है, हाई वोल्टेज साइड में। तो ये हमारी हाई वोल्टेज साइड है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किए भी किया है, और ये लो वोल्टेज साइड। अब पता कैसे चला, देखो नंबर ऑफ टर्न्स हाई वोल्टेज साइड ज़्यादा है और लो वोल्टेज साइड कम है, तो वैसे ही पता चल रहा है, ठीक है। एक देखिए यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है, जैसे आपको न्यूट्रल एंड दिख रहा है, बाईपास स्विच, रिएक्टर्स। न्यूट्रल एंड तो आपको पता ही, जहाँ पे पोटेंशियल जीरो, वैक्यूम स्विच और सिलेक्टर स्विच। हाई वोल्टेज ये लाइन आपको सबको पता है। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं
सेलेक्टर स्विच की। तो सेलेक्टर स्विच क्या करता है, सेलेक्ट करता है पोजीशन, जैसे टैपिंग कर रखी है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 8, ये टैपिंग कर रखी है, जो हमने ऑफलोड टेप चेंजर में भी ऐसा देखा था टैपिंग। तो यहाँ पे सेलेक्टर स्विच क्या करता है, सेलेक्ट करता है टैपिंग को, जैसे अभी ये 1 पे है, ठीक है, तो टैप पोजीशन 2 पे कर दें, फिर 3 पे, तो ये कौन करेगा, ये सेलेक्टर स्विच करेगा, ठीक है। तो सेलेक्टर स्विच सेलेक्ट द फिजिकल टैप पोजीशन ऑन द ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग में फिजिकल टैप पोजीशन होती है, 1 2 सेलेक्ट करेगा, ये सेलेक्टर स्विच करता है। फिर हम बात करते हैं रिएक्टर्स की। तो रिएक्टर्स क्या होता है, जब ये बताया कि आपको, ये मान लो कि टेप पोजीशन, ये सिलेक्टर स्विच की टेप पोजीशन घूम हट के यहाँ पे आ गई, मतलब ये जो है ये यहाँ पे कनेक्टेड है, इसको यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट किया, और ये हमारा 1 पे है, दोनों आर्म, ये आर्म 1 पे कनेक्टेड, ये आर्म 2 पे कनेक्टेड है, तो दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस होने से क्या होता है, करंट सर्कुलेट होती है। और हमें यहाँ पे 2 रिएक्टर्स लगाए, तो ये रिएक्टर्स हमें पता है इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, दैट डज नॉट अलाउ टू सडन चेंज ऑफ करंट, यही होता है। तो रिएक्टर क्या होता है, यहाँ पे जो करंट सर्कुलेट होती है उसको अचानक सर्कुलेट होने को या उसके वैल्यू को लिमिट करती है, ठीक है, उसके अमाउंट को लिमिट करती है, तो ये होता है रिएक्टर का काम। तो यहाँ रिएक्टर क्या यूज टू लिमिट द अमाउंट ऑफ सर्कुलेटिंग करंट, और वो क्यों हुई, ड्यू टू वोल्टेज डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस की वजह से जो करंट सर्कुलेट होती है ना, हमें पता है जब करंट कब बहती है, जब पोटेंशियल डिफरेंस हो तभी होती है, या वोल्टेज डिफरेंस हो तभी करंट फ्लो होती है। तो यहाँ पे जैसे ये 1 पे रही, ये 2 पे रही सेलेक्टर स्विच की, तभी इसमें करंट फ्लो हुई, और उसी को लिमिट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखिए अब फिर बात करते हैं वैक्यूम स्विच की। तो वैक्यूम स्विच आपको यहाँ पे दिख रहा है, वैक्यूम स्विच का क्या काम, स्विच का काम क्या होता है, किसी सर्किट को क्लोज करना या ओपन करना, वो स्विच यही काम करता है, ठीक है। कैन बी आइदर इन ऑन पोजीशन और ऑफ पोजीशन, ठीक है, यही काम होता है स्विच का। तो सर्किट को ऑन या ऑफ करना, या हम ये बोल सकते हैं वैक्यूम स्विच परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ सर्किट ब्रेकर दैट मेक्स एंड ब्रेक्स करंट ड्यूरिंग द टेप चेंजिंग सीक्वेंस। जब टेप चेंजिंग सीक्वेंस होगा ना, उस टाइम पे वैक्यूम स्विच होता है, वो सर्किट को क्लोज करने या ओपन करने, या मैक्स एंड ब्रेक जिसे बोलते हैं, वो करने का काम करता है, ठीक है। ये बात हुई वैक्यूम स्विच की। अब फिर हम देखते हैं बाईपास स्विच। देखो बाईपास स्विच भी मैक और ब्रेक काम करने का काम करता है, लेकिन बाईपास स्विच और वैक्यूम स्विच में एक फर्क है। देखिए वैक्यूम स्विच क्या करता है, जब हम टेप चेंज करते हैं, ठीक है, जैसे आपने ये वाम तो 1 पे है, ये 2 पे हुई, तो उस टाइम पे करंट फ्लो होगी, तो ठीक है, तो करंट फ्लो होगी तब ये वैक्यूम स्विच ऑन है, तब ये क्लोज पोजीशन में होगा, ये जो दिखा रखा है इसका मतलब क्लोज पोजीशन, ये इसका मतलब होता है क्लोज पोजीशन, ठीक है, तब ये क्लोज पोजीशन में होगा। लेकिन जैसे ही हमारा इस 1 को हटाएंगे, इसको वैक्यूम स्विच को हटा देंगे, तो पूरा करंट किससे फ्लो होने लग जाएगा, सेकंड आर्म से फ्लो होने लग जाएगा, ठीक है, पूरा करंट। तो ये क्या करता है यहाँ पे, और फिर क्या होता है, जैसे अब दोनों आर्म हमारे 2 पोजीशन पे चले गए, ठीक है, उस केस में सिर्फ हमारे पास क्या बचा, तब ये हमारा वैक्यूम स्विच हम ऑफ कर देंगे, बाईपास स्विच हमारा काम करेगा फिर, ठीक है। ये हम नेक्स्ट प्रोसेस में देख लेंगे, जब हम बात करेंगे इसकी स्विचिंग सीक्वेंस की, तब आपको इसका क्लियर आइडिया लग जाएगा। अभी के लिए आप ये रख लो कि जो रिएक्टर होता है वो करंट सर्कुलेट कर रही है, उसके अमाउंट को लिमिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेलेक्टर स्विच क्या करता है, टेप पोजीशन को सिलेक्ट करता है। वैक्यूम स्विच और बाईपास स्विच वो दोनों ही लोड करंट को मेक और ब्रेक करने के लिए हम स्विचेज का इस्तेमाल करते हैं, जो बाईपास स्विच और वैक्यूम स्विच है। ये हमारा बाईपास स्विच है, ये हमारा वैक्यूम स्विच, याद रखना। और आपको पता है वैक्यूम स्विच क्यों लगाते हैं, क्योंकि हाई रिलायबिलिटी होती है वैक्यूम स्विच लगाने से, वो हम देखें अभी स्विचिंग सीक्वेंस के अंदर। तो चलिए चलते हैं, आपको यहाँ पे कुछ सीक्वेंसेस दिखा रखते हैं, जैसे 1 to 10 पोजीशन पे है ना। जैसे हमारी आर्म मान लो पहले 1 पोजीशन पे थी, और फाइनली हमें पहुँचना है कितने, 2 नंबर टेप पोजीशन पे लिए। तो आपको कैसे कैसे क्या क्या करना होगा, देखो पहले स्टेप पे क्या है, पहले क्या है, प्रेजेंट, फर्स्ट स्टेप देखो, प्रेजेंट पोजीशन हमारी कहाँ है, टेप चेंजर सेलेक्ट टू टेप 1। इसका मतलब क्या है, जो ए और बी वो दोनों हमारे 1 पे है, यही हुआ ना। और हमारा वैक्यूम स्विच क्या है, हमारा वैक्यूम स्विच क्लोज पोजीशन में, ठीक है। बाईपास स्विच भी दोनों ए और बी पे कनेक्टेड है, ठीक है। अब फिर क्या हुआ सेकंड प्रोसेस में, अब सेकंड में देखो, सेकंड में क्या हुआ, हमने बाईपास स्विच को हमारे कहाँ पे रखा, ए पे लगा दिया, ठीक है। आप ये याद रखना, ये जो आर्म है ये है फिंगर्स, ठीक है, तो ए पे लगा दिया आर्म को, और हमारे फिंगर्स दोनों अभी भी 1 पे है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, थर्ड पोजीशन में हम क्या करेंगे, ये वैक्यूम स्विच अभी क्लोज है, इस वैक्यूम स्विच को हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओपन कर देंगे। और जैसे ही हमने ओपन किया, ठीक है, ये ओपन कर दिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस आर्म के ऊपर वाला फिंगर जो है, ठीक है, जो अपर फिंगर है, इसको क्या करेंगे, 2 पोजीशन पे ले आएंगे। तो 2 पोजीशन पे लाए तो अभी भी हमारी करंट किससे फ्लो हो रही है, लोअर आर्म से, इसी से फ्लो हो रही है, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम स्विच हमारा ओपन है, और यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, सर्किट ओपन है तो करंट नहीं फ्लो हो रही है, सर्किट सिर्फ यहाँ से क्लोज है तो यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, ठीक है।
फिर हम क्या करेंगे, हम इस वैक्यूम स्विच को क्लोज कर देंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पे कुछ वोल्टेज होगा, यहाँ पे कुछ वोल्टेज होगा, और दोनों का वोल्टेज डिफरेंस होगा, ऑब्वियसली एक सेम नहीं होगा। और सेम नहीं होने से वैक्यूम स्विच जैसे ही क्लोज किया तो एक करंट सर्कुलेट होने लग जाएगी इन रिएक्टर्स के थ्रू। इस सर्किट में, इस सर्किट के अंदर एक करंट सर्कुलेट होने लग जाए जिसे हम सर्कुलेटिंग करंट बोलेंगे। और इस सर्कुलेटिंग करंट की अमाउंट को लिमिट करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया था, रिएक्टर्स का। ये रिएक्टर्स का इस्तेमाल ये कब तक करेंगे, ये तब तक रखेंगे जब तक कि ये दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों पोटेंशियल और यहाँ पे जो आर्म है इस पे पोटेंशियल सेम ना जाए। जैसे ही इस पे पोटेंशियल सेम आया, हम इस बाईपास स्विच को बी पोजीशन पे ले आएंगे। बी पोजीशन पे ले आए, फिर वापस सेम उल्टा प्रोसेस करेंगे जो हमने अभी तक किया था। बी पोजीशन पे ले आए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे वैक्यूम स्विच को ओपन करेंगे। तो वैक्यूम स्विच को ओपन करते फिर पूरा करंट किससे फ्लो लग जाएगा, अपर आर्म से। इससे नहीं होगा, ये सर्किट से हट गई, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये अब हमारा लोअर फिंगर है, ये जो फिंगर है इसको भी ऊपर लाना होगा ना, तो इस फिंगर को उठा के हम यहाँ पे इस फिंगर पे ले आएंगे। तो फिर क्या होगा, इस टाइम पे हमारा ये भी ओपन है, इसमें कोई करंट फ्लो होगी नहीं क्योंकि सर्किट में क्लोज नहीं है। और फिर उसके बाद क्या करें, हम इसको जैसे ही वैक्यूम स्विच को क्लोज करेंगे, और वैक्यूम स्विच को क्लोज करते ही जैसे वैक्यूम स्विच को क्लोज किया तो करंट अभी भी इससे फ्लो हो रही है, इसमें बहुत कम अमाउंट में करंट फ्लो हो रही है। लेकिन जैसे ही हमने बाईपास स्विच ए और बी दोनों आर्म पे कनेक्ट किया तो हमारा आधा करंट इससे फ्लो होने लग जाएगा और आधा करंट इससे फ्लो होने लग जाएगा। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। जैसे क्या है कि स्टार्टिंग में आपको ये मान लो कि आपका यहाँ पे जो टेप पोजीशन में इस पे करंट है ना 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हमारा 5 एम्पियर तो अपर आर्म से, इससे ऊपर अपर वाली आर्म से फ्लो हो जाएगा 5 एम्पियर, और 5 एम्पियर हमारा लोअर आर्म से फ्लो हो जाएगा ना, ठीक है। अब इसके टाइम पे वैक्यूम स्विच हमारा क्लोज पोजीशन में है तभी तो फ्लो होगा। और हमारा ब्रेक बाईपास जो स्विच है वो दोनों आर्म ए और बी दोनों पे कनेक्टेड, ये दोनों है हमारे फिंगर्स। सेकंड पोजीशन में हम क्या करें, जो हमारा बाईपास स्विच है वो हम कंप्लीटली एक पे नंबर पोजीशन पे ले आएंगे, ठीक है। एक नंबर पोजीशन पे ले आए तो हमारी करंट यहाँ से हाफ फ्लो हो रही है, यहाँ से फिर कंप्लीटली यहाँ से जा रही है, ठीक है, ए आर्म से जा रही है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फाइनल हम यहाँ पे चलेंगे, जैसे ये 5 एम्पियर चल रही है ना यहाँ पे, ये 5 एम्पियर और ये 5, लेकिन कम्प्लीटली लोअर आर्म से जा रही है ना, इससे लोअर आर्म से जा रही है क्योंकि हमारा स्विच ऑफ। फिर उसके बाद ये वैक्यूम स्विच को जैसे ही ओपन किया तो यहाँ से करंट 0, तो कम्प्लीटली हमारी करंट कहाँ से जा रही है, इसी से, कम्प्लीटली 10 एम्पियर करंट इससे फ्लो हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इस फिंगर में अगर कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रही तो इसको कहीं पे रखो, इसको कहीं पे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको 2 को उठा कर हम यहाँ पे ले आए तो अब कोई भी दिक्कत नहीं, करंट तो अभी भी हमारी इसी से फ्लो हो रही है, 10 एम्पियर यही फ्लो हो रही है, 10 एम्पियर करंट इसी से फ्लो हो रही है, ओके। उसके बाद फिर क्या हुआ, 10 एम्पियर, उसके बाद फिर क्या हुआ, हम क्या करेंगे, वैक्यूम स्विच को क्लोज कर देंगे। तो वैक्यूम स्विच को क्लोज करने से क्या होगा, हमारा करंट तो अभी भी 10 एम्पियर तो इसमें फ्लो हो रही है, लेकिन क्या होता है कि इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कुछ करंट और आएगी, तो वो करंट क्या होता है, सर्कुलेट करेगी सर्किट के अंदर, ठीक है। तो सर्कुलेट करेगी, हम उस करंट को लिमिट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिएक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। और रिएक्टर ये है ना, दोनों रिएक्टर्स ये क्या करते हैं, करंट को लिमिट करते हैं, जो रिएक्टर की प्रॉपर्टी होती है। फिर फाइनली क्या करेंगे, हम बाईपास स्विच को इस पोजीशन बी पे ले आएंगे, और जैसे ही हम बाईपास स्विच को बी पे लाते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारा जो करंट है ये ऐसे फ्लो होने लग जाएगा, जैसे क्या कि इससे कुछ अमाउंट फ्लो होने लग जाएगा, इससे कुछ अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लग जाएगा, फाइनली हमें 10 एम्पियर यहाँ पे मिलेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम वैक्यूम स्विच को ऑफ कर देंगे, और वैक्यूम स्विच को ऑफ करने के बाद क्या होगा, आपका पूरा यहाँ करंट यहाँ से फ्लो होने लग जाएगा, जो भी अमाउंट हो, जैसे 8 एम्पियर या 7 एम्पियर जो भी है, वो करंट यहाँ से फ्लो होने लग जाएगा हमारा बाईपास स्विच यहाँ पे, क्योंकि हम वैक्यूम स्विच ओपन पोजीशन में है। लेकिन हम चाहेंगे कि ना कि हमारा करंट आधा आधा फ्लो हो, एक आर्म से आधा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप कम आएगा। तो हम क्या करेंगे, फिर इसकी जो लोअर फिंगर है, जब ये सर्किट के अंदर है ही नहीं, इसमें कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रही, तो इसको फिंगर को हम इस पोजीशन पे ले आएंगे। तो इन दोनों फिंगर्स को हम यहाँ पे ले आए, ठीक है। और इन दोनों फिंगर्स को लाने के बाद हम क्या करेंगे, सर्किट को वैक्यूम स्विच को क्लोज करेंगे, और वैक्यूम स्विच को क्लोज कर दिया, ठीक है। क्लोज करने से कुछ करंट यहाँ से कुछ करंट यहाँ से फ्लो होगी, लेकिन जाएगी आर्म बी से ही, ठीक है। फिर फाइनली हम जो बाईपास स्विच है वो ए और बी दोनों पे कनेक्ट कर देंगे, और उसके बाद क्या होगा, आधी करंट इससे फ्लो होने लग जाएगी और आधी करंट
इससे फ्लो होने लग जाएगी। तो ये हमारा स्विचिंग सीक्वेंस है ऑन ऑफ टैप चेंजिंग के प्रोसेस में, जिसके बारे में अभी हम देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमारी टैप पोजीशन A+B पे थी, ठीक है, और वो टैप 1 पे है। उसके बाद बाईपास स्विच क्या करता है, सेलेक्ट करता है लोअर सर्किट को। लोअर सर्किट ये यहाँ पे A पे आ गया ना, लोअर सर्किट आप A पे आ गया। फिर हमारा वैक्यूम स्विच जो क्लोज है उसको क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे और रिमूविंग लोड करंट फ्रॉम अपर सर्किट आर्म फ्रीइंग 1/2 ऑफ द सेलेक्टर स्विच फॉर मूव। जैसे कि हमने यहाँ पे वैक्यूम स्विच को ओपन किया, उसके बाद हमारे इस सर्किट के अंदर ऊपर वाली जो आर्म है वो फ्री हो गई, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अब इस स्टेप इसकी पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करें, फोर्स पे देयर इज नो लोड करंट और अपर आर्म, इसमें ऊपर वाले में कोई करंट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सेलेक्टर स्विच को मूव टू टैप 2 पे, इस टैप 2 पे हम सेलेक्टर स्विच को ला सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम वापस वैक्यूम स्विच को क्लोज करेंगे, वैक्यूम स्विच को क्लोज कर दिया, बोथ सेलेक्टर स्विच ऑन लोड, दोनों सेलेक्टर स्विच लोड पे, और सर्कुलेटिंग करंट जो लिमिटेड होगी, जैसे वोल्टेज डिफरेंस से सर्कुलेट करंट होगी वो रिएक्टर के द्वारा लिमिट कर दी जाएगी। 6 पोजीशन में क्या, बाईपास स्विच सेलेक्ट अपर आर्म सर्किट, अपर आर्म सर्किट सेलेक्ट करता है, ठीक है, बाईपास स्विच यहाँ पे देखो यहाँ आ गया ना, और नो आर्किंग अकर्स एज वैक्यूम स्विच इज क्लोज, और कोई आर्किंग नहीं हुई क्योंकि वैक्यूम स्विच हमारा क्लोज है। वैक्यूम स्विच करता है ना, आर्क को बचाता है, ठीक है, जैसा कि हम सर्किट ब्रेकर में देखते हैं, एंड इन पैरेलल, ठीक है। अब देखिए 7th स्टेप देखते हैं। 7th स्टेप में फिर क्या हुआ, वैक्यूम स्विच ओपन, वैक्यूम स्विच को यहाँ पे ओपन कर दिया, ठीक है। अब तो पूरी करंट कहाँ से फ्लो होने लग जाएगी, अपर आर्म से, रिमूविंग लोड करंट फ्रॉम लोअर सर्किट आर्म, फ्रीइंग लोअर सर्किट स्विच फ्रॉम मूव। तो लोअर सर्किट जो है अब ये फ्री हो गया, इसको मूव कर सकते हैं। 8 नंबर पोजीशन पे क्या करते हैं, इसको मूव कर देते हैं पोजीशन 2 पे, इस लोअर सर्किट आर्म को 8 नंबर में पोजीशन में हम टैप 2 पे पोजीशन पे इसको मूव कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, वैक्यूम स्विच को क्लोज करते हैं, वैक्यूम स्विच को क्लोज किया, बहुत सेलेक्टर स्विच ऑन लोड, दोनों सेलेक्टर स्विच लोड पे है, ऑन टैप 2 पे है, ठीक है। फिर फाइनली हम क्या करेंगे, विद वैक्यूम स्विच क्लोज और सेलेक्टर स्विच ऑन सिंगल टैप पे है, हम क्या करें, बाईपास स्विच को हम मूव करेंगे इट्स होम पोजीशन। होम पोजीशन कौन सी है, ए और बी में, पहले किस में थी, ए और बी में थी, अब भी ए और बी में आएगी। और बोथ रिएक्टर जो है क्या, वो सर्किट से नॉर्मली पैरेलल है, दो रिएक्टर दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, और आधी आधी करंट दोनों से फ्लो होने लग जाता है। टैप चेंज इज नाउ कंप्लीट। फिर वैसे अगर मान लो 3 पोजीशन पे जाना हो तो आपको क्या करना होता, पहले आप बाईपास स्विच को जो उस पर मूव करते, ठीक है, बी पे मूव करते, यहाँ पे बी की बात कर रहे हैं। अगर मान लो आपको पोजीशन, तो फाइनली हमने किया क्या, जैसे मान लो आपको 1 से 2 पे जाना है तो सबसे पहले बाईपास स्विच को ए पे ले आएंगे, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखिए ए पे ले आए, ए पे लाने के बाद हम वैक्यूम स्विच को ओपन करते हैं, ओपन करते हैं, हमारी ये सर्किट कौन हो गया, फ्री हो गया, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो, करंट यहाँ से फ्लो हो रही है। फिर हम क्या करते हैं, जब ये इसमें कोई करंट नहीं फ्लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको फिंगर को उठा के हम यहाँ पे ले आते हैं 2 पे, और 2 पे लाने के बाद हम क्या करेंगे, हम इस वैक्यूम स्विच को क्लोज करेंगे। वैक्यूम स्विच को क्लोज करने से हमारी कुछ करंट सर्कुलेट होगी जिसको लिमिट करेगी रिएक्टर। फिर हम बाईपास स्विच को कहाँ पे ले आते हैं, बी पे ले आते हैं, बाईपास स्विच को बी पे ले आके वैक्यूम स्विच कनेक्टेड है तो आर्क प्रोड्यूस होने का सवाल नहीं होता। फिर उसके बाद हम वापस क्या करेंगे, हमारा वैक्यूम स्विच को ओपन करेंगे तो करंट फिर फाइनली कहाँ से फ्लो होने लग जाएगी, इससे ऊपर वाले सेक्शन से। फिर नीचे वाला सेक्शन हमारा फ्री है, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रही, तो इसकी फिंगर उठा के हम 2 नंबर पोजीशन पे ले आते हैं। फिर वापस हम फाइनली वैक्यूम स्विच को क्लोज करेंगे, करंट फ्लो होने लग जाएगी, और हम फाइनल हमारी होम पोजीशन ए और बी पे ले आते हैं। अब ये याद रखिए कि दोनों पे लाना जरूरी है क्योंकि करंट हाफ हाफ डिवाइडेड होगी, इक्वली फ्लो होने लग जाएगी और हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कम आएगा। अदरवाइज अगर एक ही आर्म से फ्लो हो रही है, जैसे इसी एक आर्म से फ्लो हो रही है, मान लो अगर यहाँ पे इस आर्म में प्रॉब्लम आ गई तो फिर क्या होता है, उस टाइम के लिए आपकी सप्लाई डिस्टर्ब होगी, तो इसलिए क्या करते हैं, हम इसको होम पोजीशन ए और बी पे रखते हैं। याद रखना इसकी पोजीशन ए और बी होगी, वैक्यूम स्विच क्लोज पोजीशन में होगा, दोनों फिंगर्स की पोजीशन फिक्स टैप पे होगी, ठीक है। ये प्रोसेस हुआ ऑन लोड टैप चेंजिंग का, उससे पहले हमने ऑफ लोड टैप चेंजिंग का देखा। आशा करता हूँ कि टैप चेंजिंग से रिलेटेड सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई रिलेटेड क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।